इसके पहले अरविंद केजरीवाल भी कहा करते थे कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, उस कद के बराबर तो नहीं हो, तो उसकी तो तौहीन है, उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए था मंत्री पद। लेकिन यादों में इतनी क्या खराबी थी और दूसरे यादों में ऐसे क्या सुरखाव, दोनों एक ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। आज हमारे साथ एक ऐसी महान शख्सियत है जो बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़। खास बात यह है कि उस चुनाव मैदान में अरविंद केजरीवाल भी थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। उन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। सर, अपना परिचय हमारे दर्शकों को आप दे दीजिए। पहले तो मैं आपके इस न्यूज चैनल देखने वाले तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं जी। मेरा नाम संजय ब्रह्मचारी है और यहाँ बेवल गांव है, मैं वहां रहता हूँ जी। अपनी शिक्षा के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। मैं बस सिंपल लॉ ग्रेजुएट हूँ। सिंपल लॉ ग्रेजुएट जी हाँ, जी हाँ। तो तमाम जानकारियां आपको हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर भी आप एक्टिव रहते हैं और काफी राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखें तो तमाम नॉलेज आपको है। क्या लगता है अब जो लोकसभा चुनाव नजदीक है, किस नजर से आप इस चुनाव को देखना चाहते हैं? देखिए, ये परसेप्शन की लड़ाई है। एक नैरेटिव सेट कर दिया गया पूरे हिंदुस्तान में और विपक्ष जो है वो उस परसेप्शन ना तो वो क्रिएट कर सका, ना उस नैरेटिव को तोड़ने पा रहा है। कि जो जैसे सत्ताधारी वाले कह रहे हैं कि 400 पार, एक्चुअली ये उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया लोगों को। ये एक माइंड गेम चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में जी। और मुझे लगता है कि भाई ये इसमें सफल भी हैं। तो आपके हिसाब से विपक्ष को क्या करना चाहिए था? क्या कौन से मुद्दे लेकर उनको सड़कों पर आना चाहिए था? देखिए, विपक्ष मैं 2014 से ही देख रहा हूँ, विपक्ष के पास मुद्दे हैं ही नहीं। होने चाहिए। हाँ, क्या मुद्दे होने चाहिए? क्योंकि ये तो विपक्ष को तय करना है कि क्या उनको मुद्दे उठा, क्या उनकी राजनीति को सूट करता है। वो उस कन्वीनियंट के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, सहूलियत के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपके जो अरविंद केजरीवाल को हमें जहां तक जानकारी मिली कि 2010 में आप महेंद्रगढ़ जिले में लेकर आए थे उनको। जी हाँ, मेरा अरविंद से काफी पुराना परिचय रहा है। जब वो स्वराज किया करते थे तो मैं उनके स्वराज से जुड़ा हुआ था। हम लोग गांव में ग्राम सभा और इन सब पर काम किया करते थे। जब तब से साथ आपने काम किया, उनको आप खुद महेंद्रगढ़ लेकर आए, फिर जहां हमें जैसे की जानकारी थी कि आप लोकसभा का चुनाव जो आपने उनके विपक्ष में चुनाव कैंडिडेट के बतौर, उसकी वजह ये थी कि जब आम आदमी पार्टी का गठन हो चुका था, अन्ना आंदोलन के बाद में जब पार्टी गठित हो गई थी, तो पार्टी के कुछ मूलभूत सिद्धांत जो इन्होंने बड़े उच्च स्तर के आदर्श और मानक तय किए थे जब वो उन आदर्शों पर खरे नहीं उतरे और वो जिनके लिए उनको निर्वाचित किया गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में, उनको चुना गया। लेकिन जब उनके आसपास के इर्द गिर्द के जो लोग थे, उन्होंने पता नहीं उनको क्या राय दी या खुद उनकी अभिलाषा जो भी इच्छा होगी वो उनको दरकिनार करके वो चले गए लोकसभा का चुनाव लड़ने, क्योंकि अब वो एमपी बनना चाहते थे। दिल्ली की जनता ने, जैसे विधानसभा की बात करें तो तीसरी बार वो मुख्यमंत्री है, पंजाब में भी उन्होंने सरकार बना ली है और अब गिरफ्तारी भी उनकी हो चुकी है। हाँ, प्रकरण पे आप क्या कुछ कहना चाहोगे? दोनों बातें मैंने आपको बता दी। दिल्ली की जनता ने 3 बार उनको चुना और पंजाब में भी उनकी सरकार है, हरियाणा में भी कोशिश की जा रही है और दूसरे राज्यों में भी शायद कोशिश की जा रही है। और अब ईडी ने जो है कोर्ट से वो सब उनको गिरफ्तारी और अब वो गिरफ्तार कर। देखिए, देश में एक कानून है, वो कह रहे हैं अंदर बैठ के वो अभी देश में एक कानून है। ये सत्य है कि उन्होंने दिल्ली सरकार की आबकारी नीतियों में फेरबदल किया जो कानून सम्मत नहीं थी, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई। जी, वो उस पर केस दर्ज हुआ है, सीबीआई ने केस दर्ज किया था। उसके बाद फिर ईडी आ गई और ईडी ने उनका कोई मनी ट्रेल पकड़ा है। उनके पास लोग हैं, कुछ गवाह हैं, वो कोई ईडी के पास कुछ तो होगा, तो है नहीं, चीजें होंगी, कुछ नहीं, बहुत चीजें होंगी। तो उस आधार पर इसमें कानून है, तो कानून से ऊपर तो कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो उस कानून के कारण, जो उस कानून के अंदर जो प्रावधान है उसके अंदर वो आज। सर, आप समाज के बीच में, समाज के हर हिस्से में आप बैठते हैं, तमाम समस्याओं के बारे में भी आपको यहाँ के जो जानकारियां हैं। अब का जो चुनाव होगा किस मुद्दे पर होगा और होना किस मुद्दे पर चाहिए? आप किस चुनाव के संदर्भ में बात कर रहे हैं? लोकसभा के चुनाव के विधानसभा? मैंने आपको पहले कहा कि जो सत्ताधारी दल है उन्होंने एक परसेप्शन बना दिया, एक धारणा लोगों के बीच के मन में बैठा दी, नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिया। क्या इस नैरेटिव, इस धारणा को तोड़ने के लिए विपक्ष नहीं है उसके पास कोई साधन नहीं, मैं देख रहा हूँ। अगर आप विपक्ष में होते तो क्या आपका रहता? देखिए,
जिस तरह सांस्कृतिक राष्ट्र, क्योंकि आप तो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं आप। मैं ये समझ पा रहा हूं कि जिस तरह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उफान हुआ है, और जो यहाँ की बहुसंख्यक जनता थी जो इतने सालों से एक हिंदू नाम के गिल्ट में रहती थी जी, उनको एक अपराध बोध होता था कि भाई मैं हिंदू हूं, तो एक अपराध बोध, यहाँ की राजनीतिक सियासत जो जिस तरह से तय की जाती थी उसमें हिंदुओं को दरकिनार किया जाता था, सेकुलरिज्म के नाम पर, इसके नाम पर उपहास उड़ाया जाता था। तो इस मोदी ने आके उन सारी चीजों को एक तरफ साइड किया और प्लस उसने ये स्थापित कर दिया कि आप हिंदू हैं तो थोड़ा इसको स्वीकार करिए, असर्ट करिए, और लोगों को बड़ा अच्छा लगा। तो उसी धारा पे राजनीतिक चल पड़ी। तो इन्होंने तैयार तो कर ही दिया है परसेप्शन इस तरह का कि भाई आप मजबूत हैं ज्यादा। अभय सिंह जी हैं नांगल चौधरी से विधायक, दो बार विधायक, उनको राज्य मंत्री का पद दिया गया और ये अहिरवाल क्षेत्र है, यहाँ ये कहा गया कि भाई जो है यादव जो कम्युनिटी है इसके साथ में जो सैनी सरकार नई अभी बनी है उन्होंने भेदभाव न करते हुए अभय सिंह यादव को राज्य मंत्री का जो पद दिया है, इसमें आप कुछ कहना चाहें? क्या कुछ लगता है कि अब जो लोकसभा का चुनाव है, आचार संहिता है, उसके बाद में फिर से आचार संहिता लगेगी और विधानसभा के चुनाव होंगे? देखिए, पहला तो इन्होंने जिस हड़बड़ी में इनको किन्हीं को भी बनाया है मंत्री में, किन्हीं को इसलिए कह रहा हूं कि मैं जातीय समीकरण से इतर बात कर रहा हूं। पहले मैं इसे समझ कर दे रहा हूँ। इन्होंने हड़बड़ी में जो मंत्री बनाई है यहाँ पर, और भी बनाए हैं और कई बना दिए, ठीक है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो ये काम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, तो अब जून तक तो आप निठल्ले बैठे हैं। हाँ, 4 जून तो अब जून के बाद जब हटेगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, उसके बाद सरकार चलेगी, उसके बाद विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ इतने दिन आप निठल्ले बैठे हैं, तो ये बोझ किस पर है? जनता पर ही है ना। ये जनता के संसाधनों को प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। तो सरकार ने जानबूझकर ये बोझ क्यों डाला जनता पर, जब उनको अच्छी तरह पता है कि जिनको हम मंत्री बना रहे हैं इनको विभाग का आवंटन हम अभी नहीं करेंगे, और अगर वो कर भी देते हैं तो वो विभाग में कुछ वो कर भी नहीं पाएंगे। अच्छा, देखिए, ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इस समय इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो आचार संहिता लगी हुई इसमें कोई ना तो नए काम कर सकते हैं। और जो राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव जी भी तो पिछले 4.5 साल से राज्य मंत्री हैं, वो भी तो। मैं आपके आ जाता हूँ जातीय समीकरण पे, जो आप मुझसे मैं वही जानना चाह रहा था आपसे कि भाई जातीय समीकरण को ध्यान में रख के भाजपा ने उनको मंत्री बनाया है। जी, तो जो ओबीसी के यही सवाल है तो साहब फिर आपके तो मंत्री पहले एडीओ भी यादव थे। हाँ, तो फिर नया क्या होगा? तो इनमें नया क्या है? मैं भी यही सवाल कर रहा हूँ, जनता भी ये पूछ रही है कि अगर आप यादव के समीकरण पे ही चलते हैं तो एक यादव में इतनी क्या खराबी थी और दूसरे यादव में ऐसे क्या सुरखाब उनपे क्या सुरखाब के पंख लगे हैं कि आपने उनको मंत्री बनाया, एक को दरकिनार कर दिया, जबकि वो अब 4.5 साल तक आप उसको कैबिनेट बनाया है। और मैं तो समझता हूँ जिनको भी राज्य मंत्री बनाया है वो तो उनके कद के बराबर भी नहीं, ये तो तौहीन है उनकी। एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि जो अभय सिंह यादव को जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का जो दिया गया है, वो उनका जितना लंबा चौड़ा बड़ा कद है उसके हिसाब से तो उनके मुंह में जीरा भी नहीं है। एक तरह से तौहीन बता रहे हैं। बल्कि मैं बोल रहा हूं तौहीन इसलिए कि जिस तरह उनके जो समर्थक लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं, और जिस तरह की वो बातें करते हैं कि भाई वो विकास पुरुष है, उन्होंने पूरे नांगल चौधरी की मतलब तस्वीर को बदल दिया, नांगल चौधरी पूरा गुड़गांवा सरीखा हो गया है, लोगों की सब समस्याएं खत्म हो गई, और जैसे भाजपा के शब्दों में कहें तो वहां राम राज आ गया, वहां के आधुनिक राम। तो फिर अब ये इस कंडीशन में ऐसे तो हमारे उपलब्धि हासिल कर चुका है जो विकास पुरुष कहलाते हैं, उनको ये जो दिया गया है ये तो एक तरह से उनकी तौहीन, जैसे कि आपने, मैं कह रहा हूँ भाई जिस कद का आपने आदमी खड़ा किया है, आप खुद कहते हैं कार्यकर्ता, उस कद के बराबर तो नहीं हो, तो उसकी तो तौहीन है, उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए था मंत्री पद। लेकिन लालसा। लेकिन अभी उन्होंने एक चीज और दिखाई कि जो सिक्योरिटी उनको मिलती है राज्य मंत्री को, वो उन्होंने लौटा दिया करके, इस पर भी कुछ। देखिए साहब, ये सब तो एक तरफ से बड़ी छोटी छोटी बातें हैं पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। इसके पहले अरविंद केजरीवाल भी कहा करते थे कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लाल बत्ती नहीं, बाद में शराब तक ले बहुत सारे सब कुछ ले लिया, पिलाया लोगों को शराब। तो ये सब तो छोटी मोटी इनकी थोथी बातें हैं, जो कि आपको पता है कि मंत्री को अगर सिक्योरिटी दिया जाता है तो उसके थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए और भी बहुत चीजों को देखते हुए सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती थी। ये सब ऐसे कहने की बातें हैं,
उनको उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन ये जनता में जैसे नहीं होता है थोथी बातें फैलानी और लोग इनके कार्यकर्ता उनको मसीहा साबित करेंगे कि हाँ साहब बहुत बड़े आदमी है। कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं और अगले एपिसोड में इनसे और ज्यादा बातचीत करेंगे, लेकिन एक खास सवाल याद रह जाता है, हम अपने दर्शकों को बता दें, जो संजय ब्रह्मचारी हैं आंकड़ों के बड़े जानकार हैं और उन आंकड़ों की हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, हम अब जब महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं तो यहीं की बात करेंगे, यहाँ कितना विकास हुआ है और कितना होना चाहिए था। हम खासतौर से जो हरियाणा सरकार का बजट है तो वो जिले वाइज भी आवंटित किया जाता होगा, आंकड़ों के साथ में सर से मैं आंकड़ों का विशेष जानकार नहीं हूँ, फिर भी लेकिन क्योंकि मैं महेंद्रगढ़ में रहता हूँ और महेंद्रगढ़ के बारे में मैं थोड़ा सावधान भी हूँ, सतर्क जानकारी सचेत भी हूँ, चेष्टा करता हूँ कि यहाँ के लोगों को कुछ सूचनाएं उपलब्ध हो। चलिए, जो कि नहीं है, ये बहुत अच्छा मौका हमारे लिए भी है और दर्शकों के तो लिए। मैं एक सीधा सा सवाल लोगों से करता हूँ कि भाई हरियाणा सरकार का बजट कितना है? तो अभी शायद 22-23 का बजट था, 1,16,000 करोड़ समथिंग कुछ था, 1,16,000 करोड़ मैं कहूँ इतना का उन्होंने बजट किया। हम चलिए एक लैमैन की तरह बात करते हैं आपसे, जैसे एकदम जैसे होता है ना एकदम छोटा 16,000 करोड़ को छोड़ देते, मान ले नहीं 50-50 कर लेते हैं इसका, 1,16,000 करोड़ का 50-50 कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए 1 ही लाख, मतलब बजट तो एग्जैक्टली इतना ही का है, लेकिन हम मान लेते हैं 1 लाख करोड़ का साल का बजट है हरियाणा, उसमें 50 हम अलग कर देते हैं कि भाई 50,000 करोड़ जो है इनका करोड़ वो चला जाता है सैलरी दूसरे और चीजों में चला गया, बाकी पैसा 50,000 करोड़ को बचता है। तो ये पैसा 22 जिलों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, विभागीय जो इनको आवंटन होता है। जी। तो मैं तो आप खोजी पत्रकारिता कर रहे हो, मैं तो आप जैसे पत्रकार मित्रों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप जाके ढूंढिए कि हरियाणा सरकार महेंद्रगढ़ जिले में इनके विभागों को कितना कितना फंड आवंटित करती है। भाई आप इसका इसी साल की कर लीजिए। जी भाई कोई विशेष इसमें गणित नहीं है, अब सीधा सा पता कर लीजिए ना भाई आपके जिले को कितना फंड मिला, यहाँ भाई स्वास्थ्य में कितना पैसा आया, शिक्षा में कितना पैसा आया, डेवलपमेंट में कितना पैसा आया, बता दें सरकार, आप देख लीजिए कितना, और वो पैसा जा कहां रहा है, वो पैसा जा कहां रहा है। सबसे बड़ा सवाल अपने दर्शकों को भी बता दें, और जो पॉलिटिक्स में, जो राजनीति में, सत्ता में जो फिलहाल बैठे हैं उन पर भी बड़ा सवाल है कि आखिर जो पैसा आवंटित किया जाता है जाता कहां है। किसी भी महकमे में आप जाकर देख लीजिए, मैं सरकारी अस्पतालों की अगर बात करूं तो वहां दवाई नहीं मिलती और बहुत सी मशीन जो होती हैं स्वास्थ्य को चेकअप करने की वो भी नहीं है, और जो सीएचसी खुले हैं, जैसे दोंगड़ा में भी खुला है और कांटे में भी खुला है, वहां स्टाफ भी पूरा नहीं है, दवाइयां नहीं है वहां और दूसरे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये हम कह रहे हैं आपसे। तो बहुत बड़ा सवाल है, शिक्षा पर देख लीजिए, कृषि पर देख लीजिए और बहुत सी चीजों पर, जैसे संजय ब्रह्मचारी जी कह रहे हैं, ये सवाल जनता को भी, जो जब चुनाव, खासतौर से चुनाव भी नहीं, चुनाव के पहले भी जब कभी भी आपको आपके चुने हुए प्रतिनिधि मिले उनसे सवाल जरूर करिए। और अंत में हमारे दर्शकों के लिए आभार और धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे एक छोटे से व्यक्ति को अपने चैनल में बुलाया और कुछ गुफ्तगू की हम लोग। कुछ नहीं, हमारी जनता को यहाँ पे कहना है, मैं महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप अपने यहाँ राजनीतिक चेतना लाएं, यहाँ की व्यक्तित्व पूजा से आप बाहर निकले। यहाँ हर एक नेता की व्यक्तित्व पूजा होती है, जी। पर्सनालिटी वर्शिप में लोग जाते हैं, हाँ। उनको हटके आप इशू, जो मुद्दे हैं, जो आपके स्थानीय जो मुद्दे हैं, उनको ढूंढे, उनको चिन्हित करें और उनके बारे में यहाँ के नेताओं से सवाल जवाब करें। तो सवाल करिएगा, चुप मत रहिएगा। जब भी सत्तासीन में बैठे लोग, जो, और खासतौर से सत्ता में बैठे लोग ही नहीं, मैं तो ये भी चाहूंगा कि जो विपक्ष में बार बार ये कहा जाता है मंचों पर आकर कि जब हमारी सत्ता आएगी तो हम ये करेंगे, लेकिन वो भी तो सत्ता में रहे हैं पहले, उनसे भी सवाल जरूर करिएगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और संजय ब्रह्मचारी जी हमारे साथ में थे, आने वाले समय में एक बार फिर से इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और हमारा चैनल इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओपी न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।